स्टूडेंट, क्लास 11 कॉमर्स स्ट्रीम, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं मनोज गर्ग आपको आपकी अकाउंटेंसी की टीचर हूँ, मैं लेक्चरर हूँ। आपको आपका विषय है अकाउंट्स, वो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, हमारे अकाउंट्स का ये पहला लेक्चर है और आपको आज मैं अकाउंट्स से रिलेटेड जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आज आपको अपने इस लेक्चर के अंदर बताऊँगी। आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष हमारे राजस्थान सरकार है या सीबीएसई बोर्ड है, इनमें थोड़ा सा कोर्स में चेंज किया गया है। लेकिन ये कोर्स अभी भी हमारे यहाँ पूरी तरह से हमें नहीं पता कि क्या है। लेकिन अकाउंट्स शब्द जो है, अकाउंट्स विषय जो है, उसको कोई भी सिलेबस हमारा आए वो पढ़ना तो अनिवार्य है, क्योंकि अकाउंटेंसी क्या होती है, अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होती है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारा ये फर्स्ट लेक्चर बच्चों में स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें आपको मैं पढ़ाने जा रही हूँ लेखांकन एक परिचय, यानी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आज मैं आपको अकाउंटिंग इसके बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। तो बच्चों, हमारा जो वर्ड है अकाउंटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। इसका क्या मतलब होता है, इसको समझाने से पहले मैं थोड़ा सा इसका इतिहास बताना चाहूँगी। आप सभी जानते हैं कि याददाश्त मनुष्य की है, उसकी एक सीमा है। कहते हैं ना कि हम कितनी बातों को दिमाग में रख सकते हैं। हमारा मेमोरी कार्ड है वो बहुत बड़ा नहीं है। कुछ बातों को याद करते 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 हम फिर बातों को क्या होते हैं, भूलने लग जाते हैं। और ये परंपरा शुरू से रही है कि हम जो कुछ भी खर्च करते हैं, जो कुछ भी कमाते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें हैं वो दैनिक जीवन में याद रखते हैं। लेकिन जब ट्रांजेक्शन लेन देन बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम फिर क्या करते हैं, भूलने लग जाते हैं। तो मनुष्य की स्मरण शक्ति की सीमा के कारण ही एक कहावत पुराने जमाने में बनी आ रही है और चली आ रही है कि पहले लिख पाछे दे, भूल पड़े कागज से ले। अर्थात आप किसी को भी कोई भी चीज देते हैं, या वो पैसा है, कोई सामान है, तो आप पहले उसको कागज पर लिख लीजिए। क्यों लिख लीजिए? क्योंकि अगर भूल भी जाए तो जब आपको कभी आवश्यकता हो तो उस कागज है वो एक प्रमाण होता है कि आपको वो स्मरण कराता है कि हमने किसी को ये चीज दी है। तो इसीलिए कहावत कि पहले लिखो और पीछे किसी को दो, ताकि अगर भूल भी जाए तो कागज से हमें पता लग सके कि हमने किसी को कुछ दिया है। तो ये लिखने की परंपरा है, ये आज की नहीं है। हमारे पुराने वेद हैं, रामायण है, महाभारत है, इवन आप देखेंगे कि कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र की जो किताब लिखी है, और भी कई हमारे साहित्य हैं जो इस बात को बताते हैं कि जो लिखने की परंपरा है ये आज की नहीं है। लेखा आज से नहीं बल्कि बहुत पुराने वर्षों से होता चला आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय की मांग बढ़ती गई, इसको लिखने के तरीकों में परिवर्तन आता चला गया। एक छोटा सा व्यापारी होता है, आपने देखा होगा कि वो भी अपने यहाँ कॉपी रखता है, और कोई लेन देन होता है जो याद रख सकता है, याद रखता है, और उसको लगता है कि नहीं मैं भूल जाऊंगा, उसको उठाकर मैं कॉपी के अंदर नोट डाउन कर देता है कि मैंने रामलाल को ये माल भेजा है, ये श्यामलाल को ये दिया है, या उससे मुझे इतना पैसा लेना है। तो कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो जब आवश्यकताएं जैसे जैसे मनुष्य की बढ़ी, तो लेखा करने के तरीकों में भी क्या हुआ, परिवर्तन आया। तो पहले गहरी रेखा पद्धति हुआ करती थी। जैसी हमें भी आवश्यकता थी हम उसको कॉपी में लिख लेते थे अपने हिसाब से, और उसी के अनुसार लिखकर अपने कार्य को चला लेते थे। समय परिवर्तन हुआ, हमारा औद्योगिकरण हुआ, वैश्वीकरण हुआ, एक व्यवसाय के अंदर, एक संगठन में, हम कहेंगे अगर घर में भी देखें, आज इतने सारे ट्रांजेक्शन होने लगे कि मनुष्य की जो स्मरण शक्ति की जो सीमा है उसकी वजह से इसे याद रखना बहुत मुश्किल हो गया। साथ ही साथ जब व्यवसाय का आकार जब बड़ा होने लगा तो हमारे ट्रांजेक्शन इतने ज़्यादा थे कि उसको याद रखना संभव नहीं था। एक व्यक्ति द्वारा करना, उसको लिखना, ये भी संभव नहीं था। तो लोगों ने अपने यहाँ मुनीम गुमास्ते रखना शुरू किया जो ये कार्य करते थे। फिर मुनीमों से, जिसको आज हम इंग्लिश भाषा में अकाउंटेंट बोलते हैं, अकाउंटेंट रखने के बाद जो इस अकाउंटिंग को करने के जो उसके सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स हैं, उनको ठीक से जानता था, तो उसने सिस्टमैटिकली तरीके से उसको लिखना शुरू किया। तो जब ये सिस्टमैटिकली लिखने का क्रम शुरू हुआ तो आवश्यकता है कि कुछ ऐसे सिद्धांत जो सर्वमान्य हो, सभी जगह एक प्रकार से प्रयोग में लिए जाए लेखांकन के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने लगा। तो धीरे धीरे इस आवश्यकता ने डबल एंट्री सिस्टम यानी दोहरा लेखा पद्धति का विकास किया। दोहरा लेखा पद्धति जो कि आप अभी जब अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये लुकास पेसियोली नाम का एक इटली का व्यक्ति था जिसने सबसे पहले 1494 के अंदर
एक दोहरा लेखा पद्धति के सिद्धांतों प्रिंसिपल्स के ऊपर उन्होंने एक किताब लिखी। यानी अगर हम यूँ कहें कि वास्तव में आज का जो हमारा अकाउंटिंग है, जो कि पूरा डबल एंट्री सिस्टम पर होता है, उसके आधार पर किया जाता है एक आर्ट एंड साइंस के रूप में, वो पूरी तरह से लुकास पेसियोली के बनाए गए सिद्धांतों के अनुसार किया जा रहा है। तो अकाउंटिंग कोई सहज किया जाने वाला कार्य नहीं है, उसके लिए आपको थोड़े ज्ञान की आवश्यकता होती है। और आज का जो बिल्कुल डबल एंट्री सिस्टम है, उसके लिए तो आपको अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स का, उसका पूरा साइंस एंड आर्ट पूरा अच्छी तरह से जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते। तो अकाउंटिंग होता क्या है, उससे पहले मैंने आपको थोड़ा सा इसका इतिहास बताया है कि किस तरह से इसकी आवश्यकता पड़ी। आज हर प्रबंधक, चाहे वे प्रबंधक है, मालिक है, चाहे कार्य करने वाले कर्मचारी हैं या वित्तीय प्रदाता हैं जो पैसा उपलब्ध कराते हैं, चाहे समाज के वर्ग है, हर व्यक्ति इन अकाउंटिंग के माध्यम से बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करते हैं और उससे अपने आने वाले भविष्य के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी कार्य करती है अकाउंटिंग। तो बच्चों, अब जब बार बार अकाउंटिंग अकाउंटिंग शब्द बोल रही हूँ तो ये लेखांकन क्या है, आइए इसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हमने अकाउंटिंग का अर्थ समझाने का प्रयास किया। छोटे से शब्दों में अकाउंटिंग को समझने के लिए आपको ये वर्ड्स याद करने पड़ेंगे, IMRCSAC। अब ये वर्ड जो है, इनके डिफरेंट मतलब हैं जो कि आपको अकाउंटिंग का पूरा अर्थ समझाते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग में मैंने शब्द बोला आई का मतलब होता है आइडेंटिफाई, यानी व्यवहारों की या लेन देनों की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन करना। कहते हैं ना कि हम अपने व्यावसायिक संगठनों से कोई हो तो हम बहुत सारे व्यवहार करते हैं दिन भर में, किसी को देते हैं, किसी से लेते हैं। तो व्यावसायिक संगठन में पैसा दिया भी जाता है, पैसा लिया भी जाता है, किसी को माल बेचा भी जाता है, खरीदा भी जाता है। तो सबसे पहले हमारे जितने भी लेन देन या व्यवहार हैं, उन व्यवहारों का आइडेंटिफिकेशन करना, यानी आई मैंने इसीलिए बोला है, यानी पहचान करना। तो सबसे पहले व्यवहारों की पहचान कीजिए कि व्यवहार कौन कौन से हो रहे हैं। दूसरा वर्ड मैंने लिया एम होता है मनी मेजरमेंट, यानी व्यवहार तो कई तरीके के होते हैं। कुछ व्यवहार होते हैं जिसमें पैसों का लेन देन होता है और कुछ व्यवहार होते हैं जिनमें पैसों का लेन देन नहीं होता है। तो हमें यहाँ अकाउंटिंग के अंदर ऐसे व्यवहारों की पहचान करनी है जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, उसका मापन कर सकते हैं, यानी जिसमें पैसों का लेन देन हो, जिसको पैसों में कि 1000 रुपए का इतना माल दिया, कोई समझ में नहीं आता इतने को हम कैसे लिखेंगे, इतना माल दिया। लेकिन हम उसकी अगर वैल्यू निकालें कि 1000 रुपए का माल किसी को दिया, तो हम उस 1000 रुपए को लिख लेते हैं कि राम को हमने 1000 रुपए का माल दिया, तो हमने 1000 रुपए क्या किया, मुद्रा के रूप में उसका मापन किया। तो दूसरा वर्ड होता है मनी मेजरमेंट, ठीक है। तीसरा आता है रिकॉर्डिंग, आर फॉर रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड करना, यानी दर्ज करना। अब आपने व्यवहारों की पहचान की, उसका मुद्रा में मापन किया, तो जो ऐसे व्यवहार हैं उनको हम क्या करते हैं, हम अपनी याददाश्ती के लिए किसी पुस्तक के अंदर रिकॉर्ड कर देते हैं। तो मैंने आपको बताया ना, समय और परिस्थिति के अनुसार रिकॉर्ड करने के तरीके बदले हैं। जिस पुस्तक में हम रिकॉर्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं जर्नल। आज की भाषा में बोला जाता है जर्नल। जर्नल में हम हर व्यवहार जो होता है उसको एक सिस्टमैटिकली तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से लिखते चले जाते हैं कि आज ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, डेट टू डेट आप उस दर्ज को, उस व्यवहारों को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते चले जाते हैं, दर्ज करते चले जाते हैं। चौथा वर्ड होता है हमारा सी, यानी क्लासिफाई करना, यानी जितने भी रिकॉर्ड है वो सब समान प्रकृति के नहीं होते। किसी को माल बेचते हो, किसी को खरीदते हो, किसी के अंदर खर्चा होता है, किसी से आय होती है, तो डिफरेंट तरीके के हम व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है कि जो व्यवहार है कि खरीदी भी है उसको एक स्थान पर समरी बनाकर रख देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। दूसरा है यहाँ बेचा है, वहां पर उसको लिख देते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो व्यवहार रिकॉर्ड किए हैं उनका क्लासिफिकेशन, यानी हम लेजर में उसको, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं खाता बही में लिख देते हैं। किसमें लिख देते हैं, खाता बही में, लेजर में लिख देते हैं। अब हमने खाता बही में लिख दी, उसके बाद वर्ड आता हमारा एस को होता है समरी, यानी उसका सारांश बनाना। अब अलग अलग खातों के अंदर हमने बता दिया, सबको लिख दिया। अब हम उसका क्या बनाएंगे, सारांश बनाएंगे, यानी निचोड़ निकालेंगे कि भाई क्या हमने कमाया वर्ष भर में। तो हम इसके लिए हमारा ट्रायल बैलेंस, जो कि गणितीय शुद्धता के लिए जांच किए थे, फिर हम व्यापार और लाभानी खाता कि वर्ष के दौरान हमने क्या लाभ प्राप्त किया, क्या नुकसान हुआ, क्या खर्चे किए, क्या आया, और साथ ही साथ में हम चिट्ठा, जो हमारी आर्थिक स्थिति कि हमारी लायबिलिटीज क्या है, क्या दायित्व है, कितना हमें चुकाना है, कितनी संपत्तियां हमारे पास है, ये
सारी चीजें इस समरी से हमें प्राप्त होती है। अब हमने सारांश का निर्माण कर लिया। अब सारांश के बाद में होता है कि जो कुछ किया साल भर में, एक वित्तीय वर्ष होता है बेटा, मैं आप लोगों को बता दूं, 1 ईयर का होता है। हमारे लेखा शास्त्र के अंदर एक पीरियड होता है जिसको लेखा अवधि कहते हैं। वो पीरियड होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, जिसका कि हम लेखांकन 1 वर्ष के अंदर करते हैं और ये पता लगाते हैं कि एक लेखा अवधि में हमने क्या खोया और क्या पाया। तो हम एनालिसिस करते हैं। A4 क्या होगा? एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करते हैं कि जो हमने किया, जो सारांश हमारे सामने आया, उससे हम एनालिसिस करके पता लगाते हैं कि हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या हमें व्यापार को आगे बढ़ाना चाहिए, इसका विकास और विस्तार करना चाहिए, इसमें क्या हमें करेक्शन करना चाहिए, यानी पूरी तरीके से उसका एनालिसिस कर भविष्य में हमें क्या करना, उस सबसे संबंधित जानकारियों को हासिल करना, प्लानिंग करना और आगे बढ़ना। अब जो हमने एनालिसिस किया, उसके बाद लास्ट जो वर्ड है हमारा C, इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन, यानी जो सूचनाएं हैं, जो हमारे उपयोगकर्ता हैं, जो इससे एक्सपेक्ट करते हैं अकाउंटिंग से कि एक वर्ष में एक संस्था से उसका मालिक जुड़ा हुआ हो चाहता है, कुछ सूचनाएं, कुछ है प्रबंधकर्ता चाहते हैं, कर्मचारी चाहते हैं, समाज के व्यक्ति हैं वो चाहते हैं, वित्तीय प्रदाता हैं, हमारे को माल सामग्री है जो आपूर्तिकर्ता होते हैं, इन सबको अपने भविष्य के लिए कुछ निर्णय लेने होते हैं। तो आपका अकाउंटिंग का ये काम है कि जो आपने एनालिसिस किया, आपने जो रिपोर्ट्स तैयार करी, समरी तैयार करी, वो उसके उपयोगकर्ताओं को आप प्रेषित करें समय पर जब वो मांगे, ताकि वे अपने भविष्य के लिए क्या ले सकें, निर्णय ले सकें। तो इस प्रकार IMRCSAC का मतलब, अगर आप इन सभी वर्ड्स का मतलब अगर ठीक से समझेंगे तो ये सारी चीजें ही आपको अकाउंटिंग वर्ड का क्या बताती हैं, मीनिंग बताती हैं। यही करना, यानी व्यवहारों को पहचानना, उन्हें मुद्रा में मापन करना, उनको रिकॉर्ड करना, उसका क्या करना, क्लासिफिकेशन करना, उसकी समरी बनाना, एनालिसिस करना और एनालिसिस करके उसके उपयोगकर्ता तक उसको कम्युनिकेट करना, ये सारा मिलाकर ही आपका अकाउंटिंग का अर्थ स्पष्ट होता है। एक छोटे से रूप में मैंने आपको अकाउंटिंग का मीनिंग आज बताने का प्रयास किया है। आप सभी इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और इस वर्ड्स को जो मैंने लिखा है IMRCSAC, ये छोटे से वर्ड्स के रूप में आप ये याद करें। इससे आपको अकाउंट्स का पूरा मीनिंग समझ में आ जाएगा और इसकी जो परिभाषाएं हैं उसको मैं आगे वाले लेक्चर में आपको बताती हूँ। आज के लिए इतना ही कि आप एक प्रकार से आज लेखांकन यानी अकाउंटिंग का अर्थ समझ सके। थैंक यू बच्चों। आप इन सभी चीज़ों को अपनी नोट्स कॉपी के अंदर एज इट इज उतारें और इसे समझने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।